आज हम बात करेंगे फेमिनिटी की, स्त्रैण गुण। असल में भारतीय ज्योतिष के दृष्टिकोण से स्त्री को गुण के रूप में देखा गया है, न कि स्त्री को सामान के रूप में। यहाँ मैं सामान के रूप में क्यों कह रहा हूँ? जब भी तुलना होती है तब ये कहा जाता है कि भाई पश्चिम की स्त्री और पूर्व की स्त्री। पश्चिम की स्त्री क्या थी पहले ये समझते हैं। 13वीं शताब्दी तक, जब तक कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, उससे पहले तक वहाँ पर स्त्री को सामान की तरह देखा गया। इसकी 3 ही भूमिकाएं मानी गई: मेडन, वाइफ और विडो। लेकिन सनातन भारतीय मूल्यों ने कभी भी स्त्री को सामान की तरह नहीं देखा है, अपितु स्त्री को शक्ति के रूप में ही पहचाना गया। जब हमने स्तुति की तो अर्धनारीश्वर की स्तुति की। क्यों? क्योंकि हमने ये माना कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही इस सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। प्रकृति और पुरुष मिलकर ही इस सृष्टि को बना सकते हैं। इसमें जहाँ पर पुरुष एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, वहीं पर प्रकृति सम, सत्व, रज और तम इन गुणों को लिए हुए बैठी है। जब भी साम्यावस्था में होती है, सम अवस्था में होती है, उस समय प्रलय की अवस्था होती है। लेकिन जैसे ही पुरुष की प्रकृति पर दृष्टि पड़ती है, वो साम्य बिगड़ जाता है और कहीं पर रज बढ़ जाता है, कहीं पर सत्व बढ़ जाता है, कहीं पर तम बढ़ जाता है और इससे सृष्टि का निर्माण होता है। जब तक ये पुरुष की छाया पड़ने से इम्बैलेंस बना रहेगा, तब तक सृष्टि बनी रहेगी। जैसे ही सृष्टि अपने मूल स्वरूप में वापस आएगी, वो प्रलय, परम लय की स्थिति होगी। तो हम वापस आते हैं भारतीय ज्योतिष में स्त्री की क्या स्थिति है। यहाँ पर भी हमने गुणों को ही स्त्रैण और पुरुष माना गया है, राशियों को भी पुरुष और स्त्री माना गया है, ग्रहों को भी पुरुषोचित और स्त्रियोचित गुण देने वाला माना है। यहाँ पर हमने मातृत्व के गुणों को कई रूप में देखा है, जैसे कि पंचम भाव से मातृत्व गुण को, वात्सल्य को, सहगामिनी सप्तम भाव से उसको भार्या के रूप में, सौंदर्य बोध लग्न और एकादश से हमने उसके सौंदर्य बोध को देखा है, और द्वितीय और चतुर्थ भाव से उसके परिवार और उसके परिवार पर अधिकार को देखा है, न कि पुरुष पर अधिकार को। तो ये एक सिग्निफिकेंट अंतर है पूर्व और पश्चिम के अंदर, और भारतीय ज्योतिष में भी ये अंतर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। स्त्री कुंडली के अंदर जब हम ग्रहों को देखते हैं तो हम 2 भागों में स्पष्ट रूप से बांट सकते हैं, वास्तव में 3 भागों में बांट सकते हैं: स्त्री गुणों का विकास करने वाले, पुरुष गुणों का विकास करने वाले और नपुंसक। पहले हम स्त्री गुणों का विकास करने वाले ग्रहों की बात करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है गुरु। गुरु कैसे है? गुरु जब पुरुष कुंडली के अंदर गुरु होगा, ये गुरु दोनों तरफ द्विस्वभाव है, तो जब वो गुरु जब पुरुष कुंडली के अंदर प्रभावी होगा, तब वो उसमें ज्ञान का विकास करेगा, वो ज्ञान लेगा और ज्ञान देगा। लेकिन स्त्री कुंडली के अंदर जब गुरु बलशाली होता है, प्रभावशाली होता है, या स्त्रैण गुणों के का जो विकास करता है, वो है सामाजिकता, परिवार और जीव कारक। मतलब वो उत्पादन, अच्छा उत्पादन करेगी, चाहे वो बिजनेस में उत्पादन करे, चाहे वो अपने कोख से किसी का जन्म दे, तो उसका उत्पादन बेहतर होता है, उसकी सामाजिकता बेहतर होती है। चंद्रमा, पुरुष कुंडली के अंदर चंद्रमा जब देखा जाएगा तो वो उसके विचारों का मूल रूप से कारक होता है, वो उसके थॉट प्रोसेस को प्रभावित करता है। लेकिन स्त्री कुंडली के अंदर न सिर्फ उसके थॉट प्रोसेस को प्रभावित करता है, बल्कि उसकी शारीरिक देह हष्टि को भी प्रभावित करता है। मतलब जिस कुंडली में स्त्री कुंडली के अंदर अगर स्त्री जातक है, तो उसकी कुंडली के अंदर चंद्रमा जितना अधिक प्रभावी और बलशाली होगा, उस स्त्री का शारीरिक सौंदर्य भी उतना ही सुंदर होगा, देहष्टि उतनी ही सुंदर होगी। शुक्र, पुरुष कुंडली के अंदर शुक्र उसका नैसर्गिक झुकाव स्त्रियों की तरफ बनाता है, वो एक से अधिक स्त्रियों को पसंद करता है, वो स्त्रियों के गुणों को बेहतर समझ पाता है। लेकिन खुद स्त्री की कुंडली में जब शुक्र ग्रह को देखा जाए, तो वो उसके अन्य सौंदर्य बोधों को, जैसे कि वो प्रकृति के सौंदर्य को, कला के सौंदर्य को, संगीत के सौंदर्य को, उनको बेहतर समझ पाती है।
तो स्त्री का शुक्र उसके सौंदर्य बोध को बढ़ाता है, कला के बोध को बढ़ाता है। पुरुष में शुक्र है जो स्त्री के प्रति उसके आकर्षण को बढ़ाता है। शनि और बुध ये दोनों बीच के ग्रह मान सकते हैं आप। पुरुष कुंडली के अंदर शनि न्याय का ग्रह है, वो उसको कठिन समय भी देता है, स्थिरता भी देता है और बेहतरीन सफलताएं भी देता है। अनुकूल होने पर, प्रतिकूल होने पर वो उसे कष्ट देता है। लेकिन स्त्री कुंडली के अंदर शनि नपुंसक है, न्याय का देवता, अनुशासन का देवता स्त्री कुंडली में आते ही नपुंसक हो जाता है। दूसरी तरफ बुध जहाँ पुरुष कुंडली के अंदर नपुंसक है, वहीं स्त्री कुंडली के अंदर ही बुद्धि का कारक बन के आता है। तो जिस स्त्री की कुंडली के अंदर बुध बहुत शक्तिशाली हो, वह स्त्री संचार में, कॉमर्स में, फाइनेंस के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। वो ऐसे पदों तक पहुंचती है जहाँ पर उसकी जो स्थापित किए गए मानदंडों को पूरा करना बहुत से पुरुषों के लिए भी संभव नहीं रह पाता है। तो यहाँ तक हमने स्त्री ग्रहों और नपुंसक ग्रहों की बात की। अब हम करते हैं पुरुष ग्रहों की स्त्री कुंडली में व्यवहार पर। अब किसी स्त्री की कुंडली के अंदर सूर्य बहुत शक्तिशाली हो, तो सूर्य अगर शक्तिशाली होगा तो क्या रिजल्ट आएगा कि वो सूर्य उसको अधिकार, पद, प्रतिष्ठा के लिए दौड़ने के लिए मजबूर करेगा। अब वो अधिकार पहले परिवार से शुरू होगा, फिर उसके कार्य क्षेत्र पर जाएगा, समाज पर जाएगा, राज्य पर जाएगा। तो इस तरीके से स्त्री के अंदर जो स्त्रीउचित लक्षण है वो कुछ कम होते चले जाएंगे और उसके अधिकार और पद और प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि वो कहीं काफ़ी, जो आपने शुक्र, बुध, चंद्रमा और गुरु के जो लक्षण हैं उनको पीछे छोड़ती हुई चलेगी। बहुत सारी प्रशासनिक, बड़े स्तर की प्रशासनिक अधिकारियों में आप ये स्थिति देख सकते हैं जिनमें सूर्य बहुत अधिक बलशाली हो। मंगल सेना में, पुलिस में, इंटेलिजेंस एजेंसीज में और हैवी मेटल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वहाँ सब जगह आपको महिलाएं भी दिखाई देगी, वर्क फोर्स के साथ में भी। तो जिन महिलाओं की कुंडली में मंगल बहुत शक्तिशाली होगा वो पुरुषों जैसे या कई बार पुरुषों से भी न किए जा सकने वाले कठिन कार्यों को संपन्न कर पाती है, दुस्साहसी कार्यों को भी वो कर लेती हैं। तो जो महिलाएं ऐसे कार्यों में लगी रहती हैं उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल लगातार हाई रहता है। मंगल अगर कोई कुंडली में मंगल बहुत ज़्यादा बलशाली हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल वो हाई कर देता है। ऐसी स्थिति में स्त्रियों के स्वरूप में बदलाव होने लगता है, वो पुरुषोचित दिखाई देने लगती है। जबड़ा चौड़ा हो जाएगा, आँखें कुछ पीछे धस जाएंगी, त्वचा कड़ी हो जाएगी, हाथ बेढंगे हो जाएंगे। तो ये उनके अंदर धीरे धीरे पुरुष गुणों का विकास होने लगता है। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंडस्ट्री में जाकर ही हो, या कई बार घरों में काम करने वाली महिलाएं भी इतने कठोर परिश्रम करती हैं मंगल के अधिकार में रह कर के कि उनमें वो पुरुषों जैसे, कई बार मूछें भी आपको दिखाई देती हैं, बड़ी हल्की फुल्की तो हो सकता है हर किसी की रोए हों, लेकिन कई बार बड़ी मूछें आती है वो मंगल की वजह से आती है। राहु और केतु, हालांकि ये ना तो पुरुष ग्रह है ना स्त्री ग्रह है, छाया ग्रह हैं, लेकिन मैं इनके प्रभावों की बात करना चाहूँगा कि राहु अगर अनुकूल तरीके से स्त्री कुंडली के अंदर प्रभाव डाले तो उसको षड्यंत्रकारिणी बना देता है, और प्रतिकूल प्रभाव से उसकी कुंडली के अंदर अपना लक्षण दे रहा हो तो उसको बहुत ज़्यादा चिंतित बना देता है। और अपनी दशाओं के दौरान तो उस स्त्री की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, काले काले बड़े बड़े, उसी नींद डिस्टर्ब कर देगा और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स वो अलग से दिखाई देने लगेंगे। तो ये तो राहु का प्रभाव होता है। केतु का अगर शुभ प्रभाव हो तो आप उस स्त्री को सालों साल एक ही तरह के काम में लगे हुए देख सकते हैं, और अनुकूल परिणाम तो उसको एक कार्य में लगाए रखेंगे, और प्रतिकूल परिणाम आने पर एक ही तरह की चिंता में सालों साल वो महिला आपको लगी रह सकती, लगी हुई दिखाई दे सकती है। तो ये ग्रहों के स्त्री कुंडली के अंदर मैंने लक्षणों पर चर्चा की है। लेकिन इसको पुरुष, अब कोई पुरुष है, अपने पैदाइशी पुरुष है और उसके अंदर स्त्रियोचित ग्रहों का प्रभाव अधिक है उसकी कुंडली में, तो उसमें स्त्रीण गुण दिखाई देने लगेंगे। और किसी स्त्री के अंदर पुरुषोचित गुणों और पुरुषोचित राशियों का प्रभाव अधिक है
तो उसकी उस जातिका की, उस स्त्री जाति की कुंडली के अंदर पुरुषोचित गुण अधिक दिखाई देने लगेंगे। तो ये हमारी सनातन मान्यता और ज्योतिष के अंदर पुरुष और स्त्री गुण हैं, स्त्रैण गुण हैं और पुरुषोचित गुण हैं। इन्हें हम स्त्री जातक पर भी लागू कर सकते हैं और पुरुष जातक पर भी। जो सिग्निफिकेंट दोनों में ग्रहों के स्वभाव में जो अंतर आता है वो मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। नमस्कार।